Hello student, welcome on my YouTube channel Classroom Study. Student, today I am going to explain the topic consideration. Okay, ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि एक सफिशिएंट और एक कंसिडरेशन होना चाहिए. कंसिडरेशन मीन्स क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. व्हाट मीन बाय कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. मीन्स अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ देने का, तो उसके रिटर्न में आपको भी कुछ मिलना चाहिए. सपोज़ कि आप मार्केट में जाते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए पेमेंट करते हैं और फिर आपको वो प्रोडक्ट या कमोडिटी रिसीव होती है. तो शॉपकीपर के लिए क्या है? वो प्राइस आपका कंसिडरेशन होगा और आपके लिए वो प्रोडक्ट और कमोडिटी कंसिडरेशन होगा. फाइन. तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए. कुछ भी ये एब्सेंस नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन का. ओके, चाहे वो कितना भी हो. सपोज़ कि अगर आप 100 रुपीज़ की जो कमोडिटी है वो अगर 10 रुपीज़ में देते हैं, दैट्स ओके. ओके, क्योंकि कंसिडरेशन है. अगर बस उसमें क्या कंडीशन है कि पार्टीज़ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए अपनी 100 रुपीज़ की कमोडिटी प्रोडक्ट आपको 10 रुपीज़ में देने के लिए. तो आप दे सकते हैं अगर दोनों पार्टी एग्री हैं उस उतने अमाउंट में एक्सचेंज करने के लिए. तो okay, so let's see what mean by consideration here. Consideration simply means something in return. Okay, or we can say it is the price for which promise of the other is bought. और we can say it is a price है जिसके बदले हम किसी का प्रॉमिस जो है परचेज़ करते हैं. जैसे हम बोलते हैं, जैसे मिस्टर ए बोलता है मिस्टर बी को कि आप मेरी जो है कार परचेज़ करेंगे ₹50,000 में. तो जो उसका वो उसने प्रॉमिस ले रहा है, कितने में ले रहा है प्रॉमिस? 50,000 में. तो वो क्या है? प्राइस है, कंसिडरेशन है. ओके, एंड कंसिडरेशन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा. ओके, बिकॉज जनरली विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड. देन डेफिनेशन है आपका कंसिडरेशन की. डेफिनेशन क्या है? सेम एज वी डिस्कस द मीनिंग, उसी के बेस पर डेफिनेशन है. Consideration is the price for which the promise of the other is bought. The promise thus given for the value is enforceable. ओके, कंसिडरेशन क्या है? वो प्राइस है जिससे कि हम किसी का प्रॉमिस परचेज करते हैं, और अगर कोई डिनाई करता है अपना ये प्राइस देने से तो हम उसके लिए उसको एनफोर्स भी कर सकते हैं. एनफोर्स कैसे करते हैं? थ्रू दी केस. ओके, उसके अगेंस्ट जो है केस फाइल कर सकते हैं, स्वीट फाइल करके उसको फोर्स कर सकते हैं. एग्जाम्पल है इसके लिए आपका. Suppose A agreed to sell his house to B for ₹5 lakh. Here A's promise to sell his house is the for the B's consideration. Okay, A ने promise किया है B को अपना house sell करने का 5 लाख रुपीज़ में. तो A के लिए consideration क्या है? 5 लाख रुपीज़. और B के लिए consideration क्या होगा? house. ओके, जो हाउस उसको मिलेगा. फाइन. तो दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है. इट मीन्स यहाँ पे वैल कंसिडरेशन एग्जिस्ट है. देन रूल्स हैं कुछ रिलेटिंग टू कंसिडरेशन की. कंसिडरेशन से रिलेटेड क्या रूल्स होने चाहिए, कब माना जाएगा कंसिडरेशन है और वो भी वैलिड कंसिडरेशन है. तो फर्स्ट रूल इज़ कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर. ओके, जो प्रॉमिस कर रहा है ना पर्सन, वो अपनी मर्जी से करे, उसकी मर्जी पर होना चाहिए, उसकी डिज़ायर पर होना चाहिए. किसी और की डिज़ायर पर, किसी थर्ड पर्सन की डिज़ायर पर या फिर प्रॉमिसी की डिज़ायर पर नहीं होना चाहिए. सपोज़ जैसे इसी ऑप्शन में प्रॉमिस क्या है? मिस्टर ए ने ऑफर किया कि मैं अपना जो हाउस सेल करूँगा आपको 5 लाख रुपीज़ में. तो वो उसने खुद ने डिसाइड करा है. प्रॉमिसी अगर उसको बोले कि मैं आपका हाउस परचेज़ करूँगा और रुपीज़ 4 लाख में, तो वो नहीं होना चाहिए. प्रॉमिसर खुद डिसाइड करे उसे देना है अपनी कमोडिटी या नहीं देना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी अगर वो जैसे फॉर एग्जाम्पल ए सीज बीज हाउस ऑन द फायर एंड हेल्प्स इन एक्सटिंग्विशिंग it, he cannot demand for the payment in his service because we never asked to him to come up for the help. ओके, ए ने अगर अपनी मर्जी से सर्विसेज दी है, उसके हाउस में क्या है फायर लग गई थी, तो उसको मतलब बुझाने के लिए उसकी हेल्प करी. तो यहाँ पर ए ने क्या अपनी मर्जी से हेल्प की है उसको. फाइन, उसने तो नहीं बुलाया था. तो यहाँ पर जो है ए उसको क्लेम ने उसको फोर्स नहीं कर सकता कि अब आपको मुझे कुछ रिवॉर्ड देना होगा इसके लिए. अगर बी ने लेकिन अगर उसको पूछा होता तब वो गया होता उसकी हेल्प करने, तो फिर क्लेम कर सकता था. अगर बी ने बोला होता कि आप मेरी हेल्प करोगे इसका फायर को एक्सटिंग्विश करने में, तो मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा, तो फिर वो देता. जैसे फायर ब्रिगेड वाली होती है ना काम आपकी व्हीकल, तो उसको करते हैं प्रॉमिस. ऑफ कोर्स बुलाता है पर्सन, इसलिए उसको पेमेंट भी करता है. और अगर नहीं देता है तो वो फोर्स भी एनफोर्स भी कर सकते हैं पर्सन को थ्रू दी स्विच केस. देन सेकंड रूल क्या है? एसेंशियल एलिमेंट फॉर कंसिडरेशन. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन. प्रॉमिसी मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है, तो
कंसिडरेशन क्या है वो पे कर सकता है या उसके बिहाफ पर कोई और भी दे सकता है। इसके लिए फेमस केस है आपका। ये केस क्या है, यहाँ पर मदर होती है अपनी प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र कर देती है अपनी डॉटर को, और ये कंडीशन के साथ ट्रांसफ़र करती है कि वो अपने अंकल को, ओके, अंकल को मतलब अपने फादर्स के ब्रदर को कुछ एनुअली सम देती रही उनके मेंटेनेंस के लिए, और उसको कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अंकल के साथ में भी और डॉटर का और मदर के साथ में भी। ओके, मदर के साथ किस लिए होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का, और अंकल के साथ इसलिए करता है कि उसको उनको देगी। तो कुछ टाइम तक तो वो देती है, लेकिन बाद में वो डिनाई कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है कि मैं नहीं दूँगी। क्यों नहीं दूँगी, क्योंकि अंकल से तो मुझे कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है एज ए कंसिडरेशन। तो जब अंकल ने इसके अगेंस्ट सुट फाइल किया तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि उसके अंकल के बिहाफ पे, मीन्स मेन प्रॉमिसी के बिहाफ पे कोई और भी पे कर सकता है कंसिडरेशन, जैसे कि यहाँ पे आपके अंकल के बिहाफ पे आपकी मदर ने पे करा है। ओके, सो दिस वाज दिस एग्जांपल। लेट्स सी, a gifted whole of his property to be his daughter on the condition that she should pay an annuity to her uncle, father's brother. On the same day, daughter entered into a separate agreement with her uncle to pay a specified sum. Later on, daughter refused to pay her uncle on the ground that uncle had given no consideration. Okay, the court held the consideration may move from the promisee or any other person. Here, the consideration had moved from the mother to her daughter, as the uncle can enforce it. Okay, क्योंकि मदर ने दिया था अपनी डॉटर को ऑन द बिहाफ ऑफ अंकल, इसलिए वो वैलिड है और माना जाए, वो फोर्स कर सकते हैं अंकल को। केस का नेम है आपका चिन्नैया वर्सेस रमैया। अच्छा, आपको केस नेम याद रहे ना रहे, लेकिन आप ये जो एग्जाम्पल है ऐसे लिख सकते हैं। केस को याद रखना पॉसिबल नहीं है, आई नो, लेकिन एग्जाम्पल ज़रूर लिखना जो भी जिससे रिलेटेड है। Then the next element is consideration may be past, present और future। कंसिडरेशन जो आप दे रहे हैं किसी को, मतलब समथिंग इन रिटर्न दे रहे हैं, तो वो पास्ट के लिए भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। प्रेजेंट का जैसे आप शॉप पर जाते हैं, आपको अगर सपोज बुक परचेज़ करनी है तो शॉपकीपर को आप पेमेंट करते हैं और इमीडिएटली आपको क्या है, शॉपकीपर बुक दे देता है, वो क्या है, प्रेजेंट। पास्ट में कि आपने सपोज़ किसी भी स्टूडेंट को, जैसे हम जॉब करते हैं तो जॉब में क्या है, आपको पूरे मंथ अपनी सर्विस देनी होती है, बाद में आपको नेक्स्ट मंथ में पेमेंट मिलता है, तो वो क्या है, पास्ट सर्विसेज के लिए कंसिडरेशन है। और फ्यूचर में कि फ्यूचर में जैसे जनरली क्या होता है, क्रॉप्स के केस में होता है, क्रॉप्स में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है ना, फ्यूचर में वो प्रोडक्ट बनेगा तब आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी और तभी आप पेमेंट करेंगे, तो दैट इज़ फ्यूचर कंसिडरेशन। ओके, देन नेक्स्ट एलिमेंट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एजुकेट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स कंसिडरेशन जो है सफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं होना चाहिए मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंसिडरेशन है समथिंग इन रिटर्न है वो उतना ही हो जितना उसका प्राइस है। सपोज़ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 10 लाख रुपीज़ की है और अगर आप उसी प्रॉपर्टी को किसी को अगर 1 लाख रुपये में दे रहे हैं ना, तो वो वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि 10 लाख की प्रॉपर्टी के लिए आप 10 लाख में करोगे तभी वो वैलिड कंसिडरेशन होगा, नो। ओके, उसका पर्याप्त होना ज़रूरी नहीं है, बस ये है कि कंसिडरेशन होना चाहिए। ओके, नॉट नीड बी एडुकेट मतलब उतना होना ज़रूरी नहीं है जितना प्राइस है, बस कुछ तो होना चाहिए। बस कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी को अगर जो ऑनर है 1 लाख रुपये में सेल करने में उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, देन ओनली। अगर उसे ऑब्जेक्शन है देने में तो फिर वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। ओके, दोनों की मर्जी से जो प्राइस डिसाइड होगा वो सफिशेंट होगा, बस ये कंडीशन ये है कि कुछ भी होना चाहिए एक्सचेंज। देन नेक्स्ट, कंसिडरेशन में भी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑफ कोर्स मीन्स अगर आप कुछ पॉजिटिव काम करने के लिए किसी को कुछ देते हैं समथिंग इन रिटर्न तो वो पॉजिटिव कंसिडरेशन होगा, और किसी को कुछ ना करने के लिए देते हैं, एब्सटेन करते हैं, नॉट टू डू समथिंग के लिए करते हैं, तो वो क्या है, नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप परचेज़ करते हैं, जैसे आप बुक परचेज़ किया आपने शॉपकीपर से, तो क्या है, पेमेंट करा, उसको बुक ले ली, पॉजिटिव था यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, पॉजिटिव कंसिडरेशन है। नेगेटिव कि अगर आप अपनी जो कार है उस मिस्टर बी को नहीं सेल करोगे तो इसके लिए मैं तुम्हें 1000 एक्स्ट्रा रुपीज़ दूंगी, तो वो क्या है, 1000 रुपीज़ नेगेटिव कंसिडरेशन, क्योंकि आप उसको रोक रहे हैं कुछ करने से। फाइन। देन द नेक्स्ट एलिमेंट इज कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। ओके, लॉफुल मतलब गलत ना हो, इलीगल तरीके से ना समथिंग इन एक्सचेंज हो रहा हो। सपोज कि आपने अगर गवर्नमेंट जॉब ऑब्टेन करने के लिए किसी को अगर कुछ भी दिया है, अमाउंट कमीशन दिया है, तो वो क्या है, अनलॉफुल है, ये तो गलत है, किसी को आप ऐसे नहीं दे सकते जॉब लेने के लिए। ओके, तो वो क्या है, उसके लिए आप अगर सपोज़ जो एजेंट है वो आपका पैसा लेकर चला जाता है, नहीं आपको जॉब दिलवा पाता है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स मतलब उसके अगेंस्ट आप सूट फाइल भी नहीं कर सकते, थ्रू दी कोर्ट उसको नहीं फोर्स कर सकते कि मेरा पैसा दो, क्योंकि वो जो था वो अनलॉफुल आपने दिया है। ओके, देन द नेक्स्ट रूल रिगार्डिंग द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल।
नॉट इल्यूजरी। ओके, रियल नॉट इल्यूजरी मतलब कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। सपोज where consideration is physically impossible, illegal, uncertain or illusory, it is not real, therefore shall not be valid consideration। ओके, अगर कंसिडरेशन ऐसा रखा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है फिजिकली, या फिर इलीगल है, या फिर अनसर्टेन है, तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल फिजिकली इम्पॉसिबल का क्या एग्जांपल है, लाइक किसी अगर डेड पर्सन को बोला जाए, ओके डॉक्टर बोले कि मुझे 10 लाख रुपीज़ दो, मैं इस डेड पर्सन को अलाइव कर दूंगा, तो वो क्या है, पता है हमें फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके लिए भी अगर लेकिन आप फिर भी दे देते हैं कंसिडरेशन, तो वैलिड नहीं होगा। कोई पर्सन बोले अगर टाइप 100 पेजेस पर मिनट, ओके मैं 100 पेजेस पर मिनट लिख दूंगा, उसके लिए मुझे उसके लिए आपको 1 लाख रुपये पर पेज देना होगा, तो आप दे भी देंगे अगर 1 लाख रुपये पर पेज, तो भी पॉसिबल नहीं है कि कोई पर्सन इतना टाइप कर पाए। ओके, इम्पॉसिबल टास्क के लिए जो कंसिडरेशन रखा जाए, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकली इम्पॉसिबल। देन है लीगल इम्पॉसिबल। लीगल इम्पॉसिबल मतलब कोई भी गलत काम करने के लिए अगर आप कुछ दे रहे हैं समथिंग इन रिटर्न, तो वो क्या है, लीगल इम्पॉसिबल। सम गिवन टू ऑब्टेन अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, बैंक में जॉब, बैंकिंग जॉब के लिए आपने अगर किसी को दिया है कमीशन, तो वो आप नहीं ले सकते वो, क्योंकि अनलॉफुल था, इलीगल था। अनसर्टेन कंसिडरेशन, अनसर्टेन मतलब जिसमें डिसाइड ना हो, स्पेसिफाइड ना हो, जैसे इंश्योरेंस के केस में होता है जनरली। कई बार जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, तो कॉल अगर आपको नहीं बताया इंश्योरेंस कंपनी ने कि अगर आपको हेल्थ डिसीज़ जो होगी, से आप इल होंगे, तो फिर आपको कितना क्लेम मिलेगा, ये नहीं बताते अगर, तो वो क्या है, अनसर्टेन है। ओके, और सिमिलरली अगर आप जैसे जॉब पे जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वो पूछते हैं आपकी अगर कितनी एक्सपेक्टेशन है जॉब सैलरी के रिगार्डिंग, तो आप बोलते हैं विच एवर इज सुटेबल, ओके जो भी सही हो उतना, तो कंपनी भी बोल देती है ओके इट्स विच एवर इज सुटेबल वी विल पे यू। तो यहाँ पर क्या है, स्पेसिफाई नहीं किया ना कितना देंगे, तो वो भी लॉफुल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि बताना तो ज़रूरी है, बताएंगे नहीं तब तक पार्टी कैसे अपनी कंसेंट दे सकती है। Okay, insurance claim or promise to pay such remuneration as shall be deemed right. Okay, so these all are the elements for a consideration. Now next rule है यहाँ पर, rule क्या है, no consideration no contract, or we can say an agreement without consideration is always void। मीन्स क्या ये स्टेटमेंट सही है कि कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, या फिर विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड होता है। सही है, लेकिन ऑलवेज वॉइड नहीं होता है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। ओके, सो ये एक्सेप्शन है आपके इस रूल के, किस रूल के, कि विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। इस बात के लिए ये एक्सेप्शन है कि विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो इस पॉइंट के लिए, इस स्टेटमेंट के लिए आप इसकी एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। सो क्या एक्सेप्शंस है, लेट्स सी। Generally, it is a rule that without consideration contract is void. But Section 25 specifies circumstances where the contract without consideration is valid. Okay, Section 25 में बताई है वो circumstances कब बिना, जबकि without consideration भी आपका contract जो है valid होगा। So क्या circumstances है, as follows. First is एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ओके, नेचुरल लव एंड अफेक्शन मतलब जो भी आपके नियर रिलेशंस होते हैं ना, नियर रिलेशंस क्या होते हैं, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशन होता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है। ओके, पेरेंट चाइल्ड के बीच में क्या है, ब्लड रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या है, लव रिलेशन है। ओके, नेचुरल लव एंड अफेक्शन रिलेशन है। तो इनके बीच में जो भी एग्रीमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, उनके लिए तो क्या है, सपोज कि अगर जो है हस्बैंड जो है प्रॉमिस करता है वाइफ को, मैं आपको डायमंड रिंग दूंगा, ओके डायमंड रिंग दूंगा, तो अगर वो बाद में ना दे पाए सपोज, तो क्या वाइफ उसको फोर्स कर सकती है, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है? ऑफ कोर्स नहीं कर सकती है जनरली। लेकिन अगर यही बात हस्बैंड ने उसको रिटर्न में दी हो, प्लस उस पर दोनों पार्टी ने साइन किए हो, उसको रजिस्टर्ड कराया हो अंडर दी एक्ट और लॉ, तो फिर तो कर सकती है ना वाइफ, उसको फोर्स मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है अगर वो उसको डायमंड रिंग ना दे पाए तो। ओके, मीन्स तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया ना, ऑल्दो कि वाइफ कुछ नहीं दे रही रिटर्न में, बस हस्बैंड ने प्रॉमिस किया उसको देने का डायमंड रिंग। सिमिलरली जैसे आपके पेरेंट्स जो है आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप अच्छे मार्क्स से पास आउट हो गए तो आपको न्यू मोबाइल फ़ोन मिल दूंगा। ओके, तो अगर वो ना दे तो नॉर्मली तो आप नहीं कर सकते, लेकिन यही बात अगर उन्होंने आपको रिटर्न में दी हो, आपने दोनों पार्टी ने उस पर साइन किए हो, आपने उसको रजिस्टर कराया हो अंडर द लॉ,
तो फिर आप पेरेंट्स को फोर्स कर सकते हैं कि आपने बोला था और आपको देना होगा, और कोर्ट भी फिर आपको सपोर्ट करेगा। ओके, सो एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो नियर रिलेशन वाले होते हैं, ठीक है, और ये इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट के केस में ही होते हैं, कमर्शियल में नहीं होते हैं। फाइन। देन एग्रीमेंट टू कॉम्पनसेट फॉर द पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। पास्ट वॉलेंट्री सर्विस मीन्स पास्ट में आपने कोई भी सर्विस दी थी, ओके, तो उसके लिए आज आपको अगर कोई पेमेंट दे रहा है तो ऑफकोर्स आप रिसीव करेंगे, रिटर्न में तो कुछ नहीं देंगे। जैसे आपने किसी भी अगर बच्चे को कोचिंग दी है, ठीक है, और उसकी मदर बोलती है कि अभी तो मेरे पास नहीं है फ़ी आपकी देने के लिए, मैं आपको आफ्टर 1 मंथ दे दूँगी, तो आफ्टर 1 मंथ जो आपको रिसीव हो रही है वो फीस, तो दैट्स कॉल्ड कॉम्पनसेट फॉर दी पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। ओके, यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिखा है मैंने। A rescued B from drowning in the river and B appreciating the service that has been rendered promised to pay ₹1,000 to A. The contract between A and B. There is a contract between A and B. Okay, means B जो है वो रिवर में डूब रहा था, A ने उसको बचाया, तो B ने उसको अप्रिशिएट करने के लिए क्या बोला कि मैं आपको ₹1,000 एज ए रिवॉर्ड दूंगा। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों के बीच में। अब अगर बी नहीं दे पाता है तो ए जो है उसको फोर्स कर सकता है थ्रू दी कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्दो कि उसने कुछ नहीं दिया, ओके, प्रॉमिस किया है। देन है एग्रीमेंट टू पे अ टाइम बेयर डेब्ट। टाइम बेयर डेब्ट क्या होते हैं, वो डेट, वो लोन जो कि बैड डेब्ट्स हो जाते हैं। ओके, बैड डेब्ट्स हो जाते हैं तो बाद में अगर उस पर्सन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, उसका कोई एजेंट या उसका कोई रिलेटिव अगर ये बोले कि चलो मैं दे देता हूँ आपको जो भी बैड डेब्ट्स हुआ था उसको कुछ सम, सपोज अगर 5,000 का बैड डेब्ट्स हुआ था तो मैं आपको उसका एटलीस्ट 2,500 दे देता हूँ अभी, तो वो क्या है, दे रहा है पर्सन, सिर्फ वन साइड पेमेंट हो रही है, तो भी वो क्या होगा, आपका वैलिड होगा। एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, ए ओज ₹1,000 बट द डेट इज़ बेयर्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। ओके, बैड डेब्ट्स हो गया आपका 1,000 का। ए साइंस अ रिटन प्रॉमिस टू पे बी 500 ऑन द अकाउंट ऑफ डेट। अब ए ने बोला कि चलो नया प्रॉमिस बनाती हूँ, मैं आपको ₹500 दे देता हूँ इस बैड डेब्ट के लिए, तो वो क्या है, सिर्फ ए ही दे रहा है बी को, बी तो कुछ नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो बी वो क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ऑल्दो कि यहाँ पर दोनों में कुछ समथिंग रिटर्न नहीं हो रहा है। ओके, देन है आपका क्या एक्सेप्शन है, कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब आपने प्रॉमिस किया था किसी को गिफ्ट देने का, अपनी फ्रेंड को, सपोज आपने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके बर्थडे पर आपको क्या है, न्यू मोबाइल दूंगी, तो आपने अगर उसको दे दिया है, ओके, कंप्लीट हो गया, परफॉर्मेंस हो गया है, तो फिर आप उससे ले नहीं सकते बाद में, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है, जो प्रिंसिपल और एक एजेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों प्रिंसिपल और एजेंट, तो वहाँ पर तो कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना पार्टीज़ के बीच में, प्रिंसिपल और जो है एजेंट के बीच में, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। मतलब जो एजेंट है अपनी जो भी उसको कमीशन या चार्जेस के लिए रखा था रेम्यूनरेशन पे एजेंट ने, उसके लिए उसके ऊपर केस कर सकता है, मतलब सूट फाइल कर सकता है, उसको एनफोर्स कर सकता है। देन एक कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटी। कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटी मतलब आपने किसी को डोनेशन देने का, अगर किसी को डोनेशन देते हैं, ठीक है, तो डोनेशन आपने दिया, ओके, प्रॉमिस करते हैं, हम जनरली देते हैं और आपने एग्रीमेंट भी कर रखा है डोनेशन देने का, तो अगर आप नहीं देते किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो एनजीओ, वो ट्रस्ट, वो सोसाइटी जो है आपको फोर्स कर सकती है डोनेशन देने के लिए। ऑल्दो कि जो चैरिटी है या जो ट्रस्ट है आपका या जो एनजीओ है वो आपको कुछ नहीं दे रहा है रिटर्न में, फिर भी ओके, सो दीज आर दी एक्सेप्शन, दीज आर दी सर्कमस्टांसेस जहाँ पर कि विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। ओके, मीन्स पार्टी कुछ ना दे रही हो रिटर्न में, लेकिन फिर भी वो अगली पार्टी को एनफोर्स कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म की हुई होती हैं उन्होंने, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होता है, साइन होता है और रजिस्टर्ड होता है इसलिए, और कुछ रिलेशन होता है उनके बीच में। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका, अ स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। मीन्स स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक जो पार्टी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अगर किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए, तो वो क्या है, पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट है। अब कोई थर्ड पर्सन सी, तो सी केस नहीं कर सकता किसी के ऊपर, ए के ऊपर भी ना बी के ऊपर, तो क्या ये सही है कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सही है कि स्ट्रेंजर पर्सन जो है नहीं कर सकता नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। सपोज इन्हें जो, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी आपका लिखा है,
It is being a fundamental principle of law of contract that a stranger to a contract cannot sue. Only person who is a party to contract can be sue. Okay, जो रिलेटेड पार्टी होती हैं वही एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकती हैं, कोई भी थर्ड पर्सन नहीं कर सकता है. ठीक है, तो एग्जाम्पल है. लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक स्ट्रेंजर पर्सन भी, मतलब जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, वो भी कर सकता है. जैसे सपोज़ कि आपने एजेंट के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो एजेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके लिए प्रिंसिपल कर होता है लायबल, तो प्रिंसिपल आपके ऊपर केस कर सकता है. ऑल्दो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रिंसिपल के साथ नहीं किया था, उसके एजेंट के साथ किया था. Example, a mortgage is property to B in consideration of B's promise to A to pay A's debt to C. ओके, इन्हें अपनी कुछ जो है सिक्योरिटी रखी है बी के पास, इस बात के लिए, कंसिडरेशन के लिए कि बी अपना प्रॉमिस दे कि वो ए के जो भी डेट्स हैं ना, जो उसे सी को देने हैं, वो दे देगा. उसने कर दिया प्रॉमिस. अब सी जो है यहाँ पे बी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो ए और बी के बीच में हुआ है, ए और बी और सी के बीच में नहीं हुआ है. ठीक है, सो सी कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द बी टू एनफोर्स हिज प्रॉमिस, सी बीइंग नो प्रायोरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी. ओके, सी जो है कोई पार्टी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में ही हुआ है. लेकिन इस बात की भी एक्सेप्शंस है कि कब जो है थर्ड पर्सन भी केस कर सकता है रिलेटेड पार्टी के ऊपर. सो फर्स्ट है व्हेन वेयर अन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ट्रस्ट इज़ क्रिएटेड. फर्स्ट, अगर आपने कोई ट्रस्ट बनाया है, जैसे होता है ना, कोई भी माइनर चाइल्ड है तो उसकी अगर पेरेंट्स नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी है, कोर्ट क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी के लिए कोई भी ट्रस्ट बना देता है. ओके, कोई भी ट्रस्ट को हैंड ओवर कर देता है, या फिर जो है बार्ड को कर देता है हैंड ओवर. कब तक? जब तक वो माइनर मेजर ना हो जाए चाइल्ड. ओके, तो अगर जो चाइल्ड है वो मेजर हो गया है, तो बाद में वो ट्रस्ट के ऊपर केस कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, उसको एनफोर्स कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए. ऑल्दो कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? कोर्ट के बीच में और ट्रस्ट के बीच में. माइनर ने तो नहीं बोला था ना कि आप मेरी प्रॉपर्टी रख लो, कोर्ट ने बोला था कि आप इसकी प्रॉपर्टी रखो जब तक ये मेजर ना हो जाए. फाइन. देन द नेक्स्ट एक्सेप्शन, इन केस ऑफ फैमिली अरेंजमेंट और सेटलमेंट. ओके, फैमिली अरेंजमेंट के केस में भी, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, केस भी है आपका. A daughter along with her husband enter into a contract with her father that she will maintain her mother and the property of the father will be conveyed to them. A daughter subsequently refused to maintain the mother. On a suit, it was held that the mother was entitled to require her daughter to maintain her. Although she was a stranger to contract. मीन्स क्या है केस कि एक डॉटर ने अपने फादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपके जाने के बाद, ओके, आपके जाने के बाद मैं मदर का और आपकी जो प्रॉपर्टी मुझे आप दे रहे हो, उन दोनों का ख्याल रखूँगी. ठीक है, दोनों का ख्याल रखूँगी. तो उनके जाने के बाद, फादर के जाने के बाद में डॉटर ने क्या है, मदर की मेंटेनेंस करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया. तो यहाँ पर जो मदर है वो एनफोर्स कर सकती है डॉटर को, मीन्स उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है. क्यों? क्योंकि जो है मदर, ऑल्दो कि मदर जो है यहाँ पर स्ट्रेंजर है. स्ट्रेंजर क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो है फादर और डॉटर के बीच में हुआ था, मदर के बीच और मदर और डॉटर के बीच में नहीं हुआ था. लेकिन फिर भी मदर कर सकती है, क्योंकि वो मदर की बेनिफिट के लिए था. ओके, मदर की टेक केयर करने के लिए था, इसलिए. देन इन केस ऑफ एजेंसी के केस में होता है ना कि एजेंट जो भी एक्टिविटी करता है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है. इसलिए प्रिंसिपल डायरेक्टली जिस पर्सन जो बायर है उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है अगर बायर उसको ना पेमेंट करे प्राइस का. तो ओके, अगर सपोज आपने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था प्रॉपर्टी परचेज़ करने का प्रिंसिपल की 10 लाख रुपये में, तो आपने प्रॉपर्टी तो ले ली लेकिन आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल आपको फोर्स कर सकता है. एजेंट को केस करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंसिपल ही कर सकता है. Then next, in case of assignment of right under the contract in favor of third party. ओके, थर्ड पार्टी को अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है अपना राइट असाइन करने का, जिससे जनरली होता है ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि फादर के नेम से कोई भी पॉलिसी होती है और उनकी लाइफ के बाद क्या है, उनकी जो पॉलिसी क्लेम होता है वो किसको दिया जाता है, समेशन उनके चिल्ड्रन को. ओके, तो वहाँ पर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चिल्ड्रन कैन एनफोर्स टू द इंश्योरेंस कंपनी अगर वो उनको देने से मना कर दे तो, क्योंकि उसने जो फादर है उसने अपना राइट ट्रांसफ़र कर दिया है, असाइन कर दिया है थर्ड पार्टी मतलब अपने चिल्ड्रन को, जबकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, फादर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में. देन है वेयर द पार्टी डीम टू बी एज द एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी. ओके, डीम मतलब जब कोई एक पर्सन अपने आप को थर्ड पार्टी का एजेंट मानने लगे तो. लाइक एग्जाम्पल है, इफ़ ए रिसीव सम मनी फ्रॉम बी टू बी पेड ओवर टू सी. ओके, सी को देने के लिए ही एडमिट्स ऑफ दिस रिसिप्ट टू सी, देन सी कैन रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम ए हु शैल बी रिगार्डेड एज द एजेंट ऑफ सी. ओके, तो बाद में उसको सी को अगर देने से डिनाई कर दे तो सी भी ए के ऊपर केस फाइल करके उससे ले सकता है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी
आप क्या था आपका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक स्ट्रेंजर पर्सन जो है वो भी केस फाइल कर सकता है, पार्टी को इन्फोर्स कर सकता है। सो नाउ आप क्वेश्चन कैसे आते हैं इस टॉपिक में से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू डिस्कस। यही जो अभी हमने डिस्कस किया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको एक्सप्लेन करना है इसके। देन सेकंड क्वेश्चन नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ओके इस एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो सही बात है, तो इसके लिए आपको क्या एक्सप्लेन करना है, वो सारी सर्कमस्टेंस एक्सप्लेन करनी है जहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। इसे मैंने लिखा है विदाउट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड, ये गलत लिखा है, यहाँ पे लिखना विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड, ओके कंसिडरेशन मिसिंग है। Then a third question, consideration need not be educated but it must have some value in the eyes of law, और we can say मीन्स क्या है, कंसिडरेशन पर्याप्त होना ज़रूरी नहीं है, बस क्या ज़रूरी है कि वो कुछ भी हो जितना इन द आइज ऑफ लॉ वैलिड हो। और वी कैन से इनसफिशेंसी ऑफ कंसिडरेशन इज़ इमैटेरियल बट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। मतलब कंसिडरेशन कितना है ये बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये है मेन कंडीशन कि कंसिडरेशन अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर कंसिडरेशन कुछ भी है, अगर 1 रुपी भी है, 10 रुपीज़ भी है, तो वो भी वैलिड होगा, ओके ऑफ कोर्स होगा, तो सही है। तो इसके लिए आप वो जो पॉइंट है ना लॉफुल कंसिडरेशन वाला, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कि अगर आप 10 लाख की प्रॉपर्टी को अपने 10,000 में भी सेल कर रहे हैं ना, बट उसमें कंसेंट है दोनों पार्टी की, कोई भी किसी भी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो वैलिड होगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसिडरेशन।